प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी उच्च शिक्षा यूनिवर्सिटी सीकर के आप विद्यार्थी होंगे और आप यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अध्ययनरत होंगे और आपकी एग्जाम होने वाली होगी 2025-26 में आपकी एग्जाम होने वाली होगी, यानी 2026 में आपकी एग्जाम होने वाली होगी। जुलाई अगस्त में आपकी एग्जाम होने वाली होंगी और आप अभी से ही अपनी तैयारी में लग चुके होंगे। तो आपको बी सेमेस्टर की आप एग्ज़ाम देने वाले होंगे, तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। मेजर के अंतर्गत आपकी सब्जेक्ट होगी जियोग्राफी प्रैक्टिकल आप सभी ने दे दिए होंगे, क्योंकि अभी कॉलेज में प्रैक्टिकल चल रहे हैं। तो आप सभी को उम्मीद है कि आप सभी प्रैक्टिकल देखकर इस वीडियो में जुड़ चुके होंगे। तो आपका स्वागत है। पूरी डिटेल से हम आपके बीच में बात करने वाले हैं। आपकी जियोग्राफी का जो सिलेबस है जो आपकी यूनिवर्सिटी पर अपलोड किया गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज होगी। बी सेमेस्टर फोर्थ की ये क्लासेज आपकी हो रही है और यूनिट फर्स्ट के नोट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आपके जो जियोग्राफी के टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक के अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को पढ़ने वाले हैं, तो उस टॉपिक का नाम है आपका इकोनॉमिक एंड रिसोर्स जियोग्राफी। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक का नाम है, आप देख सकते हैं ये टॉपिक है आपका। पूरी डिटेल से हम आपके पीछे पढ़ने वाले हैं। तो आपको स्वागत है इस वीडियो में। बिना किसी देरी के और बिना किसी डाउट के इस वीडियो जुड़ जाना है। वो भी इस सेमेस्टर फोर्थ के आप विद्यार्थी होंगे, तो बिना किसी देरी के इस वीडियो से जुड़ जाना है। पूरी डिटेल से हम आपके पीछे बात करने वाले हैं। तो ये आपका सिलेबस देख सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले यहाँ पर देख सकते हैं, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पर इस सिलेबस को देख सकते हैं। ठीक है, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज होगी और आपकी एग्जाम में अभी काफ़ी अच्छा समय है, तो आपको इसके नोट्स भी जरूर बनाने हैं। मैं हर एक स्टूडेंट को गाइड करना चाहता हूँ कि आपको नोट्स इसके जरूर बनाने हैं, क्योंकि हम आपके 4 वीडियो में इस सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज हम करने वाले हैं आपके बीच यूनिट फर्स्ट का पूरा सिलेबस आपके बीच में आज सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के सिलेबस का जो भी मैं आपको नोट्स पढ़ाऊँ तो उनके आपको नोट्स लिखने हैं अपनी कॉपी में और उनको एक अच्छी तरीके से रिवाइज करने हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले आपकी आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है, उसका कार्य क्षेत्र क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट आगे बीच आता है कि आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण कैसे है, उसके बारे में हम बात करेंगे आपके बीच में। और आगे बात की जाता है आर्थिक भूगोल और संबंध और विषयों में, यानी आर्थिक भूगोल के विषयों में इसका संबंध कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण कैसा है, तो इसके बारे में हम आपके पीछे बात करेंगे। ठीक है, और आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किस प्रकार है, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में और चतुर्थ क्षेत्र में, इसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करने वाले हैं। आपके एग्जाम में एक सेम डिटो क्वेश्चन होता है कि आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण कीजिए, तो इसमें आपका प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को आपका चतुर्थ क्षेत्र के बारे में एग्जामिनर जरूर पूछेगा। तो ये आपका सिलेबस है, देख सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग आपकी क्लासेज होने वाली है, तो आपको बिल्कुल बिना किसी देरी के बिना किसी डाउट के इस वीडियो से जुड़ जाना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये करने वाले हैं आपके वैसे बॉक्साइड चुनना, और आगे उससे नेक्स्ट में करने वाले हैं कृषि, विषय में कृषि कैसी है, कपास गन्ना, विषय कृषि की संबंधित समस्याओं के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे उद्योगों का वर्गीकरण कैसा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये आपकी यहाँ पर सिलेबस में दिया गया है कि आप इन बुक्स से पढ़कर आ सकते हैं, तो आप जरूर इन बुक्स से पढ़ कर जाना, लेकिन ज़रूरी नहीं है आप हमारे द्वारा पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कोई दूसरी बुक को खरीदने की जरूरत ना पड़ेगी। तो ये आपका इंग्लिश में दिया गया है, ये सिलेबस देख सकते हैं। अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट देखना चाहते हैं तो ये आपका इंग्लिश सिलेबस दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अपने सिलेबस में। तो सबसे पहले आप भारतीय हैं तो आपको भारत का मैप जरूर आना चाहिए। ठीक है, भारत का मैप अगर आपको नहीं आता है तो उम्मीद करता हूँ कि आप भारत में रहने के वो एक शख्स नहीं माने जाते। तो ठीक है, तो आपको एक मैं भारत का मानचित्र भी आपको पढ़ा देना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये आपको ऊपर ऊपर होता है लद्दाख ले, आपको क्या है केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके नीचे आपका जम्मू कश्मीर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश आ जाता है, चंडीगढ़ आ जाता है, यानी पंजाब आ जाता है। पंजाब की राजधानी आपकी चंडीगढ़ होती है। हरियाणा आ जाता है, उसके नीचे जयपुर आ जाता है, गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है आपका। ठीक है, वो मध्य प्रदेश आ जाता है, उत्तर प्रदेश आ जाता है, बिहार आ जाता है आपका, और आपका सिक्किम आ जाता है। ऊपर ऊपर यहाँ पे सिक्किम आ जाता है। और आगे बात की जाए तो आपके बीच में इधर आ जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर आ जाता है असम आपका, यहाँ पर नागालैंड आ जाता है, यहाँ पर आपका मणिपुर आ जाता है, यहाँ पर मिजोरम आ जाता है आपका, यहाँ पर त्रिपुरा आ जाता है आपका, यहाँ पर मेघालय आ जाता है, यहाँ पर पश्चिम बंगाल आ जाता है, यहाँ पर झारखंड आ जाता है, छत्तीसगढ़ आ जाता है, उड़ीसा आ जाती है आपकी, तेलंगाना आ जाता है, और कर्नाटक, गोवा, आंध्र प्रदेश, नीचे अमरावती आपकी, अमरावती आपकी आंध्र प्रदेश की राजधानी है, कर्नाटक बेंगलुरु, और नीचे आपके 2 राज्य और बचा जाएंगे। ये तो तमिलनाडु आ जाएगा आपका, एक आपका गोवा आ जाएगा, एक केरल आ जाएगा। केरल गोवा आ गया, केरल आ जाएगा। ये आपका सिलेबस है, ये आपका पूरा मानचित्र है, तो जरूर आपको पढ़ना है। वैसे आपको जरूरी नहीं है कि आपको मानचित्र याद करें, लेकिन मैंने आपको एक गाइडेंस के लिए और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए इसके लिए मैंने आपको मानचित्र पढ़ाने का प्रयास किया। तो सबसे पहले आपके सिलेबस में आप देख सकते हैं यहाँ पर आर्थिक भूगोल की परिभाषा के बारे में बात की गई है, इसकी प्रकृति के बारे में बात की गई है, इसके अवशेष के बारे में बात की गई है। तो इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा क्या होती है और कैसी होती है। तो आर्थिक भूगोल के बारे में बात करने वाले हैं, तो आपको इस वीडियो में कंटिन्यू हो जाना है। ठीक है, तो इसके नोट्स भी आप सभी को बनाने हैं, नोट्स भी आपको जरूर बनाने हैं। ठीक है, इसके नोट्स तो उम्मीद है कि सभी जरूर जरूर इसके नोट्स बनाएंगे। ठीक है, तो तभी आपको एक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, नोट्स
आगे बात की जाए इसकी परिभाषा यानी कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा किस प्रकार होती है, तो उसके बारे में बात करें डेफिनेशन। तो आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है, यानी कि आर्थिक भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो मानव जहाँ पर आपको आर्थिक दिखा गया, तो आर्थिक का मतलब होता है कि व्यक्ति की जो आर्थिक जिम्मेदारियाँ होती है, जैसे घर परिवार का चलाना और अलग अलग कार्य करना होता है, तो वो आर्थिक जिम्मेदारी होती है। तो मानव की आर्थिक गतिविधि यानी कि मानव जो अपने परिवार को चलाने के लिए जो आर्थिक गतिविधियाँ करता है, वही मुख्य रूप से क्या होती है, तो आप कहेंगे वही आपकी प्रमुख रूप से मानव भूगोल यानी कि आर्थिक भूगोल की परिभाषा होती है। ठीक है, तो आर्थिक भूगोल की वह शाखा यानी कि आर्थिक भूगोल आपकी भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो यानी कि सामान्य तौर पर कहा जाए तो वह भूगोल जिसमें मनुष्य की आर्थिक गतिविधियां, मनुष्य के कार्य का और मनुष्य की रहन सहन का अध्ययन किया जाए, तो वह मुख्य से आपकी आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आती है। तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जैसे देख लेंगे, तो इकोनॉमिक्स जियोग्राफी इज ए ब्रांच ऑफ द जियोग्राफी दैट स्टडीज ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। ठीक है, तो ये आपका देख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं इसकी परिभाषा, आप सभी को जरूर याद कर ली होगी, तो आपको बिल्कुल कहीं पर दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इसका कार्यों का अध्ययन किस में ज़्यादा था, आपको ये उत्पादन आपकी किस पर ज़्यादा जोर देती है, या आपकी ये उत्पादन पर जोर ज़्यादा देती है, वितरण पर देती है, उपभोग से संबंधित कार्यों का अध्ययन करता है यानी कि आपकी उत्पादन यानी कि व्यक्ति किस प्रकार कितना उत्पादन करता है उसके ऊपर जोर देती है, और उसका वितरण यानी कि उसका किस प्रकार यानी कि किसी व्यक्ति ने आपके बीच में 500 रुपये कमाए, तो उसने मुख्य रूप से आपके 250 रुपये अपने यानी कि घर का जो राशन होता है उसमें लगा दी, और उसके प्रयास में 250 रुपये वो बचे, तो उसमें से 30 रुपये यानी कि 30%, इसका मतलब हो जाता है कि 250 में से उसका 30% आपका क्या कर लेगा, 30% का वो कर लेगा अपने यानी कि जो पार्टी में ज्वाइन करना, वो अलग अलग लोगों के उसके शौक होते हैं यानी कि इसमें इच्छा आ जाती है आपकी। और 20% के यानी कि वो बीमा कर लेगा, जैसे उसके बेटे की शादी करनी हो, बेटे की शादी करनी हो, तो उसके लिए वह दौड़ कर रखेगा, तो ये वितरण होता है। उपभोग यानी बचा कर रखना है, ये आपको इसका याद रखना है, संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पर दे सकते हैं, तो इट स्टडीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड द कंसिबिनेशन। ठीक है, यह बताता है कि कौन सी आर्थिक गतिविधि कहाँ क्यों कैसे है, यानी कि बताता है कि व्यक्ति कैसे कमा रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, ये क्यों और कैसे, ये बताने का कार्य करता है। इट एक्सप्लेन व्हाट इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज वेयर वाई एंड हाउ। अब इसके बारे में बात कर ली, इसके बारे में सबसे पहले हमने क्या बात की, परिभाषा के बारे में बात कर ली। परिभाषा के बाद में हम बात करने वाले इसकी प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी है, तो आपके एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा कि आर्थिक भूगोल की प्रकृति कैसी है। विस्तार से समझिए तो आपको सिंपली बता देना है कि आर्थिक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान है। तो आपको बता देना है कि आर्थिक भूगोल एक सामाजिक विज्ञान मानी जाती है, यानी कि इकोनॉमिक जियोग्राफी इज ए सोशल साइंस। ठीक है, सोशल साइंस आपको ये लिख देना है। ये मानव पर्यावरण के बीच संबंध का अध्ययन करती है, यानी कि मानव कितना कमाता है, कितना पर्यावरण में रहकर कमाता है, ये उसके बारे में बताने का कार्य प्रमुख रूप से करती है। तो आप सभी को सिंपल याद रख लेना है। ठीक है, इट स्टडीज रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड द इन्वायरमेंट, ये आपको याद रखना है। आगे बात की जाए आपके विषय, ये एक गतिशील विषय है जो समय के साथ बदलता रहता है, यानी कि व्यक्ति कभी ज़्यादा पैसे कमाता है तो कभी कम पैसे कमाता है, तो ये समय के साथ बदलता रहता है। मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझाने इट इज ए डायनेमिक स्टडीज दैट द चेंज ओवर टाइम। ठीक है, ये व्यवहारिक और उपयोगी विषय है। आप सभी कहते हैं कि ये व्यवहारिक और उपयोगी विषय आपका प्रमुख से माना जाता है, यानी इट इज़ ए प्रैक्टिकल एंड यूजफुल सब्जेक्ट है। तो यह क्या है, व्यवहारिक यानी कि व्यक्ति व्यवहार के साथ अपने कार्य करता है और उसी के अनुसार वो अपने जीवन का पालन करता है। ठीक है, तो ये इट इज़ ए प्रैक्टिकल है, आपको बात कर ली। ये क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर कार्य करती है, क्षेत्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर आपके प्रमुख से कार्य करती है। इट स्टडीज इट एट द बोथ रीजनल एंड ग्लोबल लेवल्स। तो ये आप सभी को याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल बिना किसी तरीके और बिना किसी डाउट के पूरा कंटेंट एकदम सही तरीके से समझ में आया होगा। तो बिल्कुल आपको लाइक शेयर जो भी कमेंट जो भी आप करना चाहते हैं ज़रूर करिए। तो बिना किसी देरी के आगे बात करने वाले कार्य क्षेत्र यानी कि आर्थिक भूगोल के कार्य क्षेत्र क्या होते हैं, पूरे विस्तार से समझाइए तो आपको सिंपली ये बता देना है। तो सिंपली आपको बताना है कि इसका कार्य क्षेत्र कैसे है। तो कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो आपके बीच में आर्थिक भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक, यानी कि आर्थिक भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, क्योंकि इसमें लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी कि द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स जियोग्राफी इज ए वेरी वाइड, यानी कि इसमें आपकी कृषि, उद्योग, व्यापार और परिवहन का अध्ययन शामिल होता है। यानी कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार साधनों का उपयोग कर रहा है और अपने जीवन का पालन कर रहा है, ये आपको इसके बारे में बात की जाती है। यानी जीवन के किस मौलिक समय में किस प्रकार साधन का उपयोग करता है, तो उसके बारे में इसके बारे में बात की जाती है।
तो नीचे देख सकते हैं आप, इट इंक्लूड द स्टडी ऑफ द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये इसके बारे में बात की गई है। आगे हम बात करेंगे आपके बीच में, यह प्रकृति के संसाधनों का उपयोग और वितरण का उपयोग अध्ययन करता है, ठीक है। यानी कि ये बात कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग और वितरण का अध्ययन करता है, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का व्यक्ति किस प्रकार उत्पादन करता है और उसका उपयोग कैसे करता है, यानी कि मनुष्य यानी व्यक्ति किस प्रकार पैसे कमाता है और कैसे वह अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए उसका उपभोग करता है, यानी कि उसका वितरण करता है, किस प्रकार करता है, उसके बारे में बात की गई है। इट स्टडीज द यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचर रिसोर्स, यानी कि आपकी तो किस प्रकार इसका उपयोग करता है। ये आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को समझने पर मदद करता है, ठीक है, ये मदद करता है। इट हेल्प इन द अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द रीजनल इनइक्वालिटीज, यानी कि आपकी स्थानीय और राष्ट्रीय दोनों कार्य करती है। आर्थिक विकास और क्षेत्रीय असमानताओं को समझने में मदद करती है, यानी कि आर्थिक विकास किस प्रकार हो रहा है और आपकी क्षेत्रीय असमानताओं से मदद कैसे मिल रही है, उसके बारे में बात की जाती है। अब इट ऑपरेट्स एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स, तो इसके बारे में बात के लिए निष्कर्ष आर्थिक भूगोल हमें यह समझने में मदद करता है कि संसाधनों का उपयोग कैसे किया जाए। यह आर्थिक विकास और मानव जीवन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब नेक्स्ट आ भी जाता है कि आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण क्या है और कैसे है, तो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण यानी कि अप्रोचेज ऑफ इकोनॉमिक्स जियोग्राफी, तो आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण से क्या है, आप सभी को बताना है कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है, यानी कि आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण से उन तरीकों से, यानी कि आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण से तात्पर्य है कि उन तरीकों से है जिनसे आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको सिंपल याद रखना है। इन दृष्टिकोणों के माध्यम से हमें यह समझते हैं कि आर्थिक गतिविधियाँ कहाँ और क्यों होती है, ठीक है। तो अब इसके जो प्रमुख दृष्टिकोण है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पारंपरिक दृष्टिकोण आपको सबसे पहले है ना, इसके बारे में पूछा गया कि आर्थिक भूगोल के दृष्टिकोण कैसे है, तो किस प्रकार हम सब्जेक्ट को समझते हैं तो वो दृष्टिकोण आपका माना जाता है। तो ये आप सभी को याद रखना है सिंपली, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं आप बीच में पारंपरिक दृष्टिकोण। तो पारंपरिक दृष्टिकोण कैसा है, यानी ट्रेडिशनल अप्रोचेज, तो पारंपरिक दृष्टिकोण में आर्थिक गतिविधियों का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है। तो आपको सिंपल लिख देना है कि आपको पूछे कि एग्जामिनर कि आर्थिक भूगोल में पारंपरिक दृष्टिकोण का तात्पर्य क्या है, तो आपको सिंपल लिख देना है कि पारंपरिक दृष्टिकोण में आर्थिक गतिविधियों का वर्णनात्मक अध्ययन किया जाता है, यानी कि द ट्रेडिशनल अप्रोच फोकस ऑन द डिस्क्राइबिटिव स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़। तो आपको इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी इसको लिख सकते हैं। आपका क्या था कि इसमें उत्पादन, वितरण और उपभोग पर अधिक ध्यान दिया जाता है, यानी कि पारंपरिक दृष्टिकोण की जब बात की जाती है तो इसमें आपकी उत्पादन यानी कि किस प्रकार वस्तु का उत्पादन होता है, किस प्रकार वस्तु का वितरण होता है और किस प्रकार उस वस्तु का उपयोग किया जाता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता है। तो आपको ये सिंपली याद रखना है। आगे बात की जाए तो मेनली फोकस ऑन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड आपका कंज्यूमेशन, ठीक है। ये क्यों और कहाँ पर अधिक जोर देता है, यानी कि इट मैन एम्फेसाइज मोर ऑन व्हाट एंड वेयर। तो ये आपको याद है, ये वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक नहीं था, इट वाज साइंटिफिक और एनालिटिकल। अब आपके बीच में आया है कि आर्थिक भूगोल का आधुनिक दृष्टिकोण किस प्रकार का है, किस है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण की जब बात की जाती है तो आधुनिक दृष्टिकोण वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक होता है आपका, ठीक है, वैज्ञानिक और विश्लेषणात्मक होता है। द मॉडर्न अप्रोच इज साइंटिफिक एंड द एनालिटिकल तो होता है, ठीक है। इसमें सांख्यिक डेटा और तकनीक का उपयोग किया जाता है। ये क्यों और किस पर ध्यान देता है, यानी कि इट फोकस ऑन वाई एंड हाउ पर जोर देता है। यह अधिक सटीक और तर्कसंगत परिणाम देता है। क्षेत्रीय दृष्टिकोण की जब बात की जाती है तो उसके बारे में भी हम प्रमुख रूप से बात कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो सही तरीके से समझ में आ रहा होगा और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट जो भी करना चाहते हैं ज़रूर करें। क्षेत्रीय दृष्टिकोण सभी को नोट्स बनाने हैं, धीरे धीरे मैं आपको पोस्ट कर रहा हूँ, उसको वीडियो को थाम थाम कर रोक रोक कर इसके नोट्स जरूर बनाने हैं, जिससे आपको आगे एग्ज़ाम देने आप जाएँ तो ऐसा कंटेंट आपको मिले कि आपके एग्ज़ाम पास होकर ही रहे। क्षेत्रीय दृष्टिकोण यानी कि रीजनल अप्रोच, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आपके बीच में।
तो आपको सिंपली इस वीडियो में जुड़े रहना है कि इस दृष्टिकोण से हमें किसी विशेष क्षेत्र आर्थिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद रखना है। तो मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक। दिस अप्रोच स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन, यानी कि इस दृष्टिकोण से हमें किसी विशेष क्षेत्र यानी किसी विशेष क्षेत्र की आर्थिक यानी कि उसकी किस प्रकार की अप्रोचमेंट है और कैसा उसका क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं। यानी कि आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। ये क्षेत्र की विशेषताओं और विकास को समझने में मदद करता है। ये क्या है कि आपका जो क्षेत्र होता है उसके क्षेत्रीय दृष्टिकोण को हम समझने में आसानी से समझ जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द अंडरस्टैंडिंग रीजनल एंड आपका डेवलपमेंट, इसके बारे में बात करनी है। उदाहरण के लिए आप किसी राज्य या देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करना। फॉर एग्जाम्पल आपके अंदर क्या आता है कि स्टडिंग एंड इकोनॉमिक्स स्टेट और कंट्रीज। और अब आपका आ गया प्रणालीगत दृष्टिकोण यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको सिंपली देख लेना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको सीधे कैसे समझ में आ रहा होगा। तो प्रणालीगत यानी कि सिस्टमेटिक अप्रोच यानी कि इसमें एक ही प्रकार की गतिविधियों का पूरे विश्व में अध्ययन किया जाता है। यानी कि प्रणालीगत यानी कि हम जैसे आपको समझाया जाए कि प्रणालीगत का मतलब क्या होता है। तो प्रणालीगत का मतलब होता है जैसे आपका जन्म राजस्थान में हुआ तो आप राजस्थान के लोग विवाह समारोह जैसे पहले करते आए हैं वैसे ही करते हैं। यानी कि इसमें दूल्हा बारात लेकर दुल्हन के घर पर जाता है तो वही उसी प्रकार जाता है, और दुल्हन को अपने ससुराल आना पड़ता है तो ससुराल ही आना पड़ता है। ये आपकी क्या होती है प्रणाली, यानी कि आपका ये व्यवहार होता है और आपकी परंपराएं होती है। तो प्रणालीगत का मतलब होता है कि इसमें एक ही प्रकार की आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, यानी कि उस गतिविधियों को अध्ययन नहीं किया जाता, इसका पूरे विश्व में अध्ययन किया, यानी इसमें पूरे विश्व के द्वारा जो भी प्रणाली होती है भूगोल के प्रति आती है, भूगोल के प्रति होती है, जो आपकी व्यक्ति के प्रति होती है, वह प्रणाली पूरे विश्व में एक समान ही होती है। ठीक है। जैसे कृषि जैसे पहले लोग करते थे, जैसे आपको बताया जाए कि कृषि बारिश आने के बाद में या आपको घर के ट्यूबवेल से पानी का पड़ाव करके उसको की जाती है। तो उसी प्रकार उद्योगों के अंतर्गत उद्योगों का उपयोग भी पहले जैसे लोग लकड़ी जलाया करते थे उसी प्रकार आज भी करते आ रहे हैं, यानी प्रणाली के लगातार चल रहा है। और उद्योगों का परिवहन का वैश्विक अध्ययन इसमें किया जाता है। यानी फॉर एग्जांपल ग्लोबल स्टडी ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्ट, ये विभिन्न क्षेत्रों के बीच तुलना करने में मदद करें, यानी विभिन्न क्षेत्रों में तुलना करने में यह मदद प्रमुख रूप से करता है। मात्रात्मक दृष्टिकोण, तो इस दृष्टिकोण से गणितीय और सांख्यिक विधियों का अध्ययन किया जाता है, उपभोग किया जाता है। तो मात्रात्मक दृष्टिकोण क्या होता है, तो यानी क्वांटिटीज अप्रोच, यानी कि यह दृष्टिकोण में गणितीय और यानी मात्रात्मक यानी व्यक्ति, थोड़ा 2 मिनट वेट करें, थोड़ा आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर अपना बना लेते हैं, आपका 7वां पेज है, ठीक है। तो मात्रात्मक क्या होती है, यानी कि मात्रात्मक के बारे में बात की जाए आपके बीच में, तो मात्रात्मक को यानी कि क्वांटिटीज अप्रोच के बारे में बात की जाए तो आपके बीच में यह गणितीय और सांख्यिक विधियों का अध्ययन करता है। यानी कि किसी देश के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बात की जाए, यानी भारत के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो भारत की जीडीपी कितनी है, उस पर लोगों के ऊपर कितना यानी कि जीएसटी लगाई जाए, यानी ग्रोस लगाया जाए, यानी व्यक्ति से कितना आपका कर वसूला जाए, और उसके अंतर्गत आपका किस प्रकार उसका वेतन किया जाए, और आपके बीच में विश्व से अलग अलग प्रकार की हम वस्तुएं खरीदते हैं। जैसे आप मेरी बात की जाए कि पेट्रोल को हम खरीदते हैं, तो पेट्रोल हमें 105 रुपये में मिलता है, लेकिन वह पेट्रोल सरकार को कितने रुपए मिलता है, वो सरकार को 90 रुपये में पेट्रोल मिलता है। उसके बाद में अलग अलग पेट्रोल पंप वाले, यानी कि सबसे पहले इस पेट्रोल की प्राइस कितनी होती है, तो सबसे पहले आपकी पेट्रोल की प्राइस 95 रुपये होती है, और बाद में वह धीरे धीरे आगे आता है तो अपने वहाँ से 95 रुपये में निकला, लेकिन तब तक सरकार के पास पहुँचा हुआ लगभग आपका 97 रुपीज़ का हो गया। और बाद में सरकार ने उसके अंतर्गत तो कुछ कार्य किए, उसमें थोड़ी अप्रोच की, और बाद में वो 100 रुपये का हो गया। 100 रुपये का होने के बाद में वो आपके बीच में अपने स्टेट में जैसे राजस्थान से महाराष्ट्र में गुजरात में अलग अलग राज्य में सप्लाई हुआ, तो उसके ऊपर आपका चार्ज लग गया 104 रुपये, कितने का लग गया, वो आपका 104 रुपये होगा। और बाद में आपके बीच में पेट्रोल आया था 105 रुपये का पेट्रोल हो गया। इस प्रकार आपका जो अलग अलग चालान करते हैं, अलग अलग जीडीपी करती है, इस प्रकार आपकी मात्रात्मक दृष्टिकोण को इस प्रकार समझा जा सकता है, यानी कि कभी ये कम होता है कभी ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। आगे बात की जाए तो ये डेटा के आधार पर विश्लेषण करता है, आपको याद रखना है निर्णय लेने में सहायक होता है। ठीक है। व्यवहारिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक दृष्टिकोण के बारे में बात करें, यानी बिहेवियर अप्रोच,
तो ये दृष्टिकोण मानव के व्यवहार और निर्णयों पर आधारित होता है। तो व्यवहारिक तो आप सिंपली समझ गए होंगे एक व्यक्ति का व्यवहार कैसा होता है, तो व्यवहारिक दृष्टिकोण भी वैसा ही होगा। तो ये तो आपको समझाने की जरूरत है ही नहीं, आप सिंपली समझ गए होंगे। आगे बात की जाए कल्याणकारी दृष्टिकोण। तो कल्याणकारी दृष्टिकोण क्या होता है, तो ये सामाजिक कल्याण पर ध्यान देता है। यानी कि कल्याणकारी यानी कल्याण यानी किसी दूसरे व्यक्ति का कल्याण करना ही आपका कल्याणकारी होता है। ठीक है, सिंपली आपको याद है जिस व्यक्ति हम कल्याण करते हैं वह कल्याणकारी दृष्टिकोण होता है। यानी कि वेलफेयर अप्रोच, यानी दिस अप्रोच फोकस ऑन सोशल वेलफेयर, यानी कि इसका उद्देश्य आर्थिक विकास के साथ समानता लाना है। यानी कि इट्स एम इंश्योर इक्विटी अलोंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपको याद रखना है ये आपका पारंपरिक यानी क्या हो कहाँ, आधुनिक आवा क्यों और कैसे, क्षेत्रीय एक क्षेत्र का अध्ययन, प्रणालीगत एक गति का विश्व स्तर पर अध्ययन करना है। और निष्कर्ष के बारे में आप निष्कर्ष कर सकते हैं। आर्थिक भूगोल के विभिन्न दृष्टिकोण से हमें आर्थिक गतिविधियों को बेहतर तरीके से समझने में मदद करते हैं। इसके माध्यम से हम विकास, संसाधन उपयोग और क्षेत्रीय अंतर को समझ सकते हैं। तो ये आपका विश्व का मानचित्र है। तो सिंपल ये भी आपको जरूर पढ़ना चाहिए कि विश्व का मानचित्र कहता है। यहाँ पर मैंने आपके बीच में अलग अलग राज्य नहीं दर्शाए हैं क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं था। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँगा, तो करते हैं। तो ये आपका मानचित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपका मानचित्र है विश्व का। तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका कौन सा है, तो यहाँ पर थोड़ा मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेता हूँ। ब्लैक दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो ब्लैक यहाँ पर दिख रहा है, ब्लैक भी नहीं दिख रहा, थोड़ी सी इसकी साइज बढ़ा लेते हैं, पीला दिखेगा। ठीक है, पीला एकदम पीला भी नहीं दिख रहा है थोड़ा, तो यहाँ पर एक अच्छा सूट करे वह लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो रेड ले लेते हैं, काम करते हैं रेड ले लेते हैं हम। ठीक है, तो उम्मीद है बिल्कुल सही होंगे आप, रेड कलर यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कौन सा स्टेट है, तो आप यहाँ पर देखें कौन सा स्टेट है, तो आपका यहाँ पर है उत्तरी अमेरिका, यानी कि उत्तरी अमेरिका। थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका है, थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी यानी कि उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। यहाँ पर आपका कौन सा है, नीचे की तरफ आपका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये क्या है कि आपको सिंपली बताना चाहिए तभी आप समझ पाएंगे। ठीक है, दक्षिण अमेरिका। यहाँ पर आपका हिंद महासागर है, हिंद महासागर। ठीक है, और आपका यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है आपका। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप यानी कि AS लिख देता हूँ मैं। ठीक है, AS ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ पर आपका यूपी यानी यूरोप है, यूपी। और नीचे नहीं थोड़ा ऊपर करते थे, यहाँ पर यूपी है आपका, उत्तर यानी कि यूरोप है, यूरोप। यहाँ पर आपका अफ्रीका यानी कि ए आप यहाँ पर मैं कर देता हूँ। आगे बात की जाए तो आपका यहाँ पर हो जाता है एशिया, एशिया महाद्वीप आपका यहाँ पर। इस प्रकार आपके कितने महाद्वीप हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 आपकी टोटल महाद्वीप होते हैं। एक आपका अंटार्कटिका भी आता है। ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं आपके। ठीक है, आप सभी को याद रखना है। यहाँ पर आपका हिंद महासागर, यहाँ पर आपका भूमध्य सागर और आपका अलग अलग महासागर, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको देने का प्रयास किया है, तो उम्मीद है कि बिल्कुल आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। क्योंकि मैं ज्योग्राफी बढ़िया स्टूडेंट रहा हूँ, 12th में मेरे अच्छे परसेंटेज के साथ मैंने 12th में पास की थी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझाने का प्रयास किया। अब आपका नेक्स्ट लास्ट टॉपिक बताए आर्थिक गतिविधियों का वितरण, उसके बारे में बात करने वाले क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। लास्ट टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है, तो सिंपली आपको कोई दिक्कत यहाँ पर तो कोई आने ही वाली नहीं है। ठीक है, तो इसके 4 क्षेत्र होते हैं आपके, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र। इसको मैं तो डिटेल से समझाऊंगा, तो आपको कोई दिक्कत आपको नहीं आने दूंगा मैं। तो यहाँ पर अपना एक बनाते हैं अपनी सारणी। इस प्रकार आपने कितने होते कितने क्षेत्र होते हैं, आप कहेंगे 4 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। 4 क्षेत्रों के अंदर की बात की जाए तो आपके इसमें सबसे पहला क्षेत्र कौन सा आता है, तो सबसे पहला आपका क्षेत्र आता है प्राथमिक यानी प्राथमिक क्षेत्र आता है। उसके बाद आता है आपका सेकंड क्षेत्र यानी द्वितीय क्षेत्र आता है, और बाद में आपका तृतीय क्षेत्र आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका आता है चतुर्थ क्षेत्र। चारों क्षेत्र के हम बात करें यहाँ डिटेल से। तो प्रथम क्षेत्र के बारे में बात की जाए तो इसमें आपको क्या होती है, कृषि, यानी हम कृषि का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर अपने हम कैसे प्याज का उत्पादन करते हैं, गेहूँ का उत्पादन करते हैं, और इसको बाद में बेचती है। तो ये कहाँ पर जाता है, मंडी में जाता है। ठीक है, मंडी में जाता है, मंडी में जाते हैं, मंडी में जाकर इसका क्या बन जाता है, कृषि गेहूँ का बन जाता है आटा। ठीक है, गेहूँ का क्या बन जाता है, आटा। आटा यहाँ पर आप बाजरा भी कर सकते हैं, चावल के रूप में बाजरा भी कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़ी मैं साइज कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से हम कृषि की तो इसको मंडी में बेचा, तो मंडी में इसका आटा बना दिया। और जैसे हम यहाँ पर से आपके बीच में
मोट मोट बेचते हैं। मोट का क्या बनता है, मोट का मेरे हिसाब से बनता है बेसन, तो बेसन बन जाता है, ठीक है। तो बेसन भी यहाँ पर प्रमुख से बन जाता है। तो उसके बाद में ये क्या होता है कि प्रतिनिधित्व में फसल का उत्पादन करते हैं, और बाद में उसको जब बेचते हैं तो मंडी में जाती है, मंडी में जाने के बाद में उसी से दो अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती है, तो उसको आटा कहा जाता है, ठीक है। आगे तृतीय क्षेत्र में बात की जाए तो आपके बीच में जो आपका परिवहन होता है, परिवहन के बारे में बात की जाए, परिवहन जो आपका होता है उसमें हमारे से यानी कि हमने जो फसल मंडी में पहुंचाई तो वह परिवहन के माध्यम से पहुंचाई, और आपके इसमें वापस जो आटा आया वह भी परिवहन के माध्यम से ही आया था, ठीक है। तो ये सेवा क्षेत्र होता है, इसको क्या क्या होता है, सिंपली भाषा में क्या होता है, सेवा क्षेत्र। और ये क्या होता है, ये चतुर्थ क्षेत्र होता है, यानी कि आपको गाइडेंस देता है, यानी कि ये गाइडेंस देने का कार्य करता है। गाइडेंस किससे देता है, उसके बारे में बात की जाए तो गाइडेंस यानी कि ये इन सभी क्षेत्र को बताता है कि आपको फसल कैसे करनी है, यानी फसल आपको कैसे करनी है और फसल का उत्पादन कैसे करना है। ये आपकी क्या होती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, यानी कि इसके अंतर्गत आपकी जब हम फसल करते हैं तो उसके लिए ट्रैक्टर की आवश्यकता, तो ट्रैक्टर को बनाने का कार्य आपका कौन करते हैं, तो आपका ट्रैक्टर को बनाने का कार्य करते हैं चतुर्थ क्षेत्र वाला, ठीक है। और आप एक आपका क्षेत्र और होता है पंचक क्षेत्र। पंचक क्षेत्र भी आपका होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो ये आपको चार क्षेत्र दिए गए हैं, इन चारों क्षेत्र को आपको सही तरीके से समझना है, जिससे आपको डिटेल से समझ आएगा, ठीक है। तो उम्मीद है बिल्कुल आपको बिना किसी देरी को, बिना किसी डाउट के सभी के साथ जुड़ जाना है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बिल्कुल जुड़ जाना। लास्ट टॉपिक है आपका, क्लास चलते हुए 26 मिनट हो गए, ज़्यादा समय हम बिना किसी देरी के, बिना किसी डाउट के, बिना किसी समय को गवाए हम इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हम आपकी आर्थिक गतिविधियां। तो आर्थिक गतिविधियां वे कार्य हैं जिनसे मनुष्य अपनी आजीविका का कमाता है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर द ह्यूज एक्टिविटीज राव विच पीपल्स अर्न ए लाइवलीहुड, यानी गतिविधियों का संबंध उत्पादन, वेतन और सेवा से होता है, ठीक है। यानी उसका उत्पादन कैसे होता है उसके बारे में इसमें बात की जाती है। तो इन्हें चार भागों में बांटा जाता है। तो चार भागों में बात की जाए, सबसे पहले आपको पीछे आता है प्राथमिक क्षेत्र। हमने बात की ली थी प्राइमरी एक्टिविटीज़ के बारे में। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, तो प्राथमिक गतिविधियों वे होती हैं जिनसे में आपके प्रकृति संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है, यानी कि प्राइमरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व डायरेक्ट यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जिसमें हम फसल का डायरेक्ट उत्पादन करते हैं तो उसको कहा जाता है आपका प्राथमिक क्षेत्र। विशेषताएं तो ये प्रकृति पर निर्भर होती है, कम तकनीक का उपयोग होता है, इसमें ज़्यादा तकनीक का उपयोग नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग अधिक करते हैं इसको। हमने इसका एग्जाम्पल दिया था आपके बीच में कृषि, तो कृषि इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। मछली पालन का एग्जाम्पल हो जाएगा। खनन आपका यानी मीनिंग आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। वनों से लकड़ी काटना आपका यानी फॉरेस्ट्री आपका इसका एग्जाम्पल प्रमुख से हो जाएगा। ये अर्थव्यवस्था का आधार मानी जाती है, यानी कि अर्थव्यवस्था का पहला आधार मानी जाती है। तो पहला आधार आपको बिल्कुल याद रखना है। तो आपको सिंपली भाषा में समझ गए होंगे, क्योंकि समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। धरती द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं तो परिभाषा क्या होती है द्वितीय क्षेत्र की। तो द्वितीय क्षेत्र की परिभाषा में बात की जाए तो द्वितीय क्षेत्र के जिनसे हम कच्चे माल का उपयोग वस्तुओं में बदला जाता है, ठीक है। कच्चे माल को वस्तुओं में बदला जाता है। सेकेंडरी एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स कन्वर्टिंग रॉ एंड मटेरियल्स इनटू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि उद्योगों से संबंधित विशेषताएं रिलेटेड टू इंडस्ट्री, यानी मशीनों और तकनीक का उपयोग इसमें प्रमुख रूप से किया जाता है, ठीक है। यूज ऑफ मेक मशीन एंड टेक्नोलॉजी उत्पादन बढ़ाने में सहायक होती है, यानी कि इसके बारे में बात कीजिए क्या हमने बात कीजिए कि द्वितीय क्षेत्र कच्चे माल को, यानी कच्चे माल कौन सा आ गया आपकी कृषि आ गई, इसमें खनन भी आ गया आपका, कृषि भी आ गई, ठीक है। खनन और कृषि आ गया। जो कृषि जो होती है गेहूँ, जो उसको हम बेचते हैं तो उसको एक आटा के रूप में बदला जाता है और अलग अलग उससे पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है कपड़ा उद्योग, लोहा उद्योग, इस्पात उद्योग, यानी कि हम जो कपास का उत्पादन करती है तो उससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो अलग अलग आपके कपड़ा उद्योग, लोह इस्पात उद्योग आपके आ जाते हैं। ये प्राथमिक उत्पादों का मूल्य बढ़ाती है, ठीक है। अब तृतीय गतिविधियों में बात की जाती है आपका सेवा क्षेत्र होता है। इसमें ग्राहकों को सुविधा दी जाती है, ठीक है। ये सेवाएं प्रदान करने वाला होता है, ठीक है। मैंने बात की थी सेवाएं प्रदान करने का कार्य प्रमुख से तृतीय क्षेत्र करना है। सेवा क्षेत्र यानी सर्विस सेक्टर, सर्विस बेस्ड सेक्टर, यानी ग्राहकों को सुविधा प्रदान करता है। शहरी क्षेत्रों में अधिक विकसित होता है। जैसे हमने बात की थी कि इसमें हम जैसे प्राथमिक क्षेत्र में वस्तु का उत्पादन करती है तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए परिवहन की आवश्यकता होती है। तो वही यानी कि इसमें आपका परिवहन आ जाता है, यानी कि गाड़ी 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 किसे लिखते हैं, कार, बस, ट्रक आपके आ जाते हैं एग्जाम्पल के रूप में तृतीय क्षेत्र के, यानी कि थर्ड के एग्जाम्पल के रूप में आ जाते हैं। शिक्षा आ जाती है, आपकी चिकित्सा आ जाती है, पैटर्न आ जाता है, ये अन्य गतिविधियों को सहयोग करती है। चतुर्थ क्षेत्र में बात कर लेते हैं। चतुर्थ क्षेत्र में बात कर लेते हैं आपके बीच में चतुर्थ ज्ञान और सूचना पर आ जाता है, नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ज्ञान होता है। इसमें सरकारी नौकरी वाले ज़्यादा शामिल होते हैं, ठीक है। इसमें उच्च शिक्षा और कौशल की आवश्यकता होती है। तकनीक और सूचना पर आधारित होती है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण होता है, यानी इंपॉर्टेंट है जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स,
इसमें ऊपर रहता है उदाहरण में आपका IT सेक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, डेटा एनालिसिस और आपका सॉफ्टवेयर विकास, यानी कि जो आपके बड़े बड़े लोग जो कंप्यूटर पर कार्य करते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार आपका चारों गतिविधियों का अंतर है, आपको ये कर सकते हैं अगर आपको समय मिले तो, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र निष्कर्ष कहा गया है कि आर्थिक गतिविधियाँ हमने इस प्रकार 14 पेज पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। 14 पेज नीचे देख सकते हैं, आपको यहाँ पर 14 पेज आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमने 14 पेज कंप्लीट कर लिए हैं और आपका सिलेबस यूनिट फर्स्ट का कंप्लीट करने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है कि आप सभी भी बिल्कुल कंप्लीट कर चुके होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अच्छे वीडियो में अच्छी डेडिकेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।